तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक बेहद थकाऊ, लंबा, परेशान करने वाली एक जांच होती है। जितने भी अलग अलग केसेस हों, चाहे वो मर्डर के हों, डकैती के हों, रेप के हों, कोई भी ऐसा केस जो पुलिस के सामने आता है उसको सुलझाना, कई बार हम लोग पुलिस पे उंगलियां उठाते हैं एज ए क्राइम जर्नलिस्ट भी, कि इतने टाइम हो गया पुलिस ने केस सॉल्व नहीं किया। वो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी कि वाकई बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें ऐसे कैरेक्टर, ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि एक लंबा वक्त लग जाता है पूरी जांच करने में। और पुलिस का काम सिर्फ जांच करना नहीं, बल्कि उस जांच के साथ वो तमाम सबूत जुटाने होते हैं जो कोर्ट में खड़ा हो सके और मुजरिम को मुजरिम करार दे सकें। आज की जो कहानी है वो एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन का नायाब नमूना है, एक नायाब केस। ऐसी इन्वेस्टिगेशन, ऐसी तफ्तीश बहुत कम सुनने को मिलती है। और ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है जब पुलिस की टीम उस हिसाब से सोचे और वैसी जांच करे। कहानी इटली की है। इटली के इतिहास में किसी मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इतने लंबे वक्त तक, इतना खर्चीला, इतना महंगा, और जिस इन्वेस्टिगेशन में हज़ारों लोग इन्वॉल्व किए गए हों, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ये वो इन्वेस्टिगेशन है जिसकी जांच के दौरान जांच करते करते पुलिस 200-250 साल पीछे चली जाती है सिर्फ कातिल तक पहुंचने के लिए, और मजबूरी थी वो 2-2.5 साल पुराना इतिहास खंगालना। ये वो केस है जिसमें एक एक कर डीएनए सैंपल लिए जाते हैं और डीएनए मैच कराए जाते हैं। मैच होता है, एंड टाइम पे पता चलता है ये गलत है, 100% मैच नहीं हो, और कई लोगों के मैच करने पड़ते हैं। ये वो केस है जिनमें कब्र से लाश तक निकाली जाती है। ये वो केस है जिसमें एक डीएनए सैंपल से पता चलता है कि ये कातिल हो सकता है, लेकिन पता चला कि वो तो मर चुका। ये वो केस है जिसमें ये भी पता चलता है कि जिस फैमिली की वो बात कर रहे हैं उसकी गिनती के इतने बच्चे हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि कहानी कुछ और है। ये कहानी है यारा गैम्बिरासियो की, एक 13 साल की बच्ची की। इस पर शायद कोई अभी नेटफ्लिक्स पे सीरीज भी आई थी या फिल्म आई थी। तो यारा गैम्बिरासियो 13 साल की एक बच्ची, इटली की रहने वाली, और इटली में एक छोटा सा शहर है ब्रेम्बैड दी सुपारा। बहुत छोटा सा, करीब 10-15 हज़ार की आबादी है इस शहर की। वैसे भी इटली में आबादी बहुत कम है, और इटली वो शायद देश है दुनिया का जहाँ सबसे ज़्यादा बुजुर्ग रहते हैं। और मैं बड़ा लकी हूँ, मुझे एक बार इटली जाने का मौका मिला। हमारी कंपनी की वहाँ पे मीटिंग थी, और मीटिंग के साथ थोड़ा आउटिंग भी हो गई। तो पिज़्ज़ा का मीनार और रोम और बाकी सारी चीज़ें देखी। बेहद खूबसूरत शहर है, बेहद खूबसूरत देश है इटली। तो उसी इटली में ये जो शहर था, ब्रेम्बेड दी सुपारा, यहाँ पे रहती थी यारा, 13 साल की एक बच्ची, ठीक ठाक परिवार से, स्कूल में पढ़ती थी। साथ में इसको जिम्नास्टिक का शौक़ था, एक पेशेवर जिम्नास्ट बनना चाहती थी। उसके लिए माँ बाप ने उसको एक ट्रेनिंग सेंटर में डाल रखा था जो उसके घर के करीब था, और वो वहाँ अक्सर जाया करती थी। 26 नवंबर 2010, 26 नवंबर 2010 की बात है ये। रोज़ की तरह शाम को यारा अपने उसी सेंटर में जाती है, करीब 5:15 बजे, जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सेंटर में। और इसका रूटीन था कि 7 बजे तक ये घर वापस आ जाती थी। लेकिन उस रोज़, यानी 26 नवंबर 2010, ये घर से जाती तो टाइम पर है, लेकिन वापस नहीं आती। 7 बजे तक घर लौटना था, लौटती नहीं है। माँ बाप बहुत अलर्ट थे। 7:10 तक जब वो नहीं लौटी तो यारा के फादर ने जिम्नास्टिक ट्रेनिंग सेंटर में फ़ोन किया और पूछा कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे है नहीं, निकल चुकी है। इस दौरान में यारा का मोबाइल स्विच ऑफ, और जब भी कॉल करते वो सीधे वॉइस मेल पे चला जाता। अब घर वालों को पर अजीब लगा कि कभी ऐसा होता नहीं है। उधर सेंटर में बताया, जिम्नास्टिक सेंटर में, कि वो निकल चुकी है। उन्हें डाउट हुआ। अब सीधे उठाकर 7:15 के आसपास यारा के घर वालों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया और कहा कि ऐसे ऐसे उनकी 13 साल की बच्ची न घर पे है, न जिम्नास्टिक सेंटर में है, और गायब है। पुलिस भी फ़ौरन वहाँ पे अलर्ट। छोटा सा शहर, और इस तरह के क्राइम कभी होते नहीं हैं। तो पुलिस की जो टीम थी वहाँ पे, उसको लीड कर रही थी एक 45 ईयर लेडी फीमेल अफसर पुलिस की,
जिनका नाम था लेटिजिया रुगेरी। रुगेरी एक तेज तरार अफसर मानी जाती थी। खबर मिलते ही वो फ़ौरन घर पहुंचती हैं, यारा के माँ बाप से पूछताछ करती हैं, उसके बाद अपनी टीम को लेकर वो जिम्नास्टिक सेंटर पहुंचती हैं। जिम्नास्टिक सेंटर जाने के बाद तमाम लोगों से पूछती हैं, सबसे पहले सेंटर के ओनर से बात करती हैं, ट्रेनर से बात करती हैं, बट उन बातचीत से कोई पता नहीं चलता। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने यारा को एक लाल रंग की गाड़ी में देखा था, 2 लोग उस गाड़ी में थे, लेकिन उस गाड़ी का भी कोई सुराग नहीं मिलता। अब इसके बाद रुगेरी स्पॉट पे खोजी कुत्तों को बुला लेती हैं जो सूंघ कर कुछ पता लगा सके। खोजी कुत्ता आता है सेंटर तक, सेंटर में जहाँ पे उस दिन यारा आई थी उस जगह पे कुत्ता कुछ सूंघता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन अब इसके बाद वो यारा के घर की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो दूसरे रास्ते पे मुड़ जाता है। और ये जो रास्ता था ये एक और गांव वहाँ पे था जिसका नाम था मापेलो। तो कुत्ता मापेलो की तरफ जाता है और फिर वहीं पे एक जगह जाकर रुक जाता है। इसके आगे शायद उससे कोई सुराग नहीं मिलता। इत्तेफाक से जब पुलिस ने मोबाइल जो यारा का था उसका आखिरी लोकेशन देखा, वो भी मापेलो था, यानी कि कुत्ता बिल्कुल सही जगह पहुंचा था। और शाम 6:49 पे उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और 6:49 पे लास्ट लोकेशन मापेलो था। अब पुलिस को लगा कि यहीं पे कोई सुराग मिलेगा। मापेलो में उसने तफ्तीश शुरू की। एक छोटा सा इलाका। सबसे पहले उसने क्या कि मापेलो में 6:50 के आसपास कितने मोबाइल एक्टिव थे। पता चला कि 15,000 मोबाइल को एक एक करके उन्होंने जांचना शुरू किया कि इनमें कौन सस्पेक्ट हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। 15,000 मोबाइल को खंगाला गया। खंगालने के बाद एक मोबाइल पे थोड़ा सा डाउट हुआ। पता चला ये मोबाइल का जो मालिक है वो एक मोरक्कन सिटीजन है, मोरक्को का रहने वाला है। उसका नाम है मोहम्मद फ़िक्री। मोहम्मद फ़िक्री उस इलाके में उस वक्त पाया जाना पुलिस के लिए अजीब था, क्योंकि वो इस जगह का रहने वाला भी नहीं था। पुलिस को डाउट हुआ। पुलिस ने अब उसके फ़ोन के वायर टेप को निकलवाया और वायर टेप में उसकी कुछ रिकॉर्डिंग सुनी, उस वक्त की बातचीत की। एक जगह पे वो कह रहा था कि ऊपर वाला मुझे माफ़ करे लेकिन मैंने उस लड़की को नहीं मारा है। ये उसकी बातचीत थी, किसी से वो बात कर रहा था। अब ये लाइन पुलिस के लिए बड़ी अजीब थी। रुगेरी को लगा कि इस लाइन का मतलब क्या, इसने यारा को मार डाला और ये कह रहा है कि उसने नहीं मारा। अगर उसने नहीं मारा तो किसने मारा? इतना काफ़ी था। इस मोबाइल की बातचीत को सुनने के बाद पुलिस मोहम्मद फ़िक्री को उठा लेती है। उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। फिर उसके बाद उसकी तलाशी ली जाती है। उसका एक वैन था, उस वैन को भी पुलिस अपने कब्जे में लेती है। उस वैन में एक गद्दा था, उस गद्दे पे कुछ ब्लड के निशान मिलते हैं। पुलिस को लगता है केस सुलझ गया, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो ब्लड सैंपल किसी और का है। और फ़िक्री से जितनी पूछताछ होती है तो पता चला कि वो उस वक्त तो वहाँ था, लेकिन कई और विटनेस थे जिन्होंने देखा कि वो वहीं था और कहीं नहीं गया था। तो जितने भी सबूत थे वो फ़िक्री को बेकसूर साबित कर रहे थे और मजबूरी थी पुलिस की। वहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि अपने जैसे बहुत सारे होते हैं कि केस को सुलझाना, किसी को भी अंदर कर दो। तो ऐसा किया नहीं इटली की पुलिस ने। और कोई सबूत जब नहीं मिला, कोई भी लिंक नहीं जुड़ा, तो उन्होंने फ़िक्री को छोड़ दिया, घर जाने दिया। अब इस दौरान में ये केस इटली में हेडलाइंस में आ चुकी थी। एक 13 साल की बच्ची गायब, मिल नहीं रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। उसके तमाम फ़ोटोज़ टीवी पे, अखबारों में, सब जगह चल रहे हैं। प्यारी सी बच्ची, उसको लेके एक मुहिम सी भी शुरू हो गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 महीने बीत गए। 3 महीने तक यारा की कोई खबर नहीं मिली। 3 महीने के बाद, चूँकि 26 नवंबर की बात थी, फरवरी का महीना आ गया। इसी यारा के शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरा छोटा सा शहर या कस्बा है जिसका नाम है विग्नोलो द इसोला। विग्नोलो द इसोला में एक शख्स रिमोट कंट्रोल वाला प्लेन उड़ा रहा था, छोटा सा। और जब वो प्लेन उड़ा रहा था तो बिल्कुल जब वो नीचे आया तो वहाँ पे झाड़ियाँ भी थी, बड़ा सा मैदान था। उसने देखा कि उस झाड़ी में कुछ जूते नज़र आ रहे हैं और एक कोई इंसान पड़ा हुआ दिख रहा है। वो प्लेन को नीचे लाता है, जाकर झाड़ी के पास देखता है एक लड़की की लाश पड़ी है। वो फ़ौरन पुलिस को खबर देता है। पुलिस मौके पे पहुंचती है। जब मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पे एक लड़की की लाश है। लाश लगभग सड़नी शुरू हो चुकी थी। लाश के पास कपड़े थे, आईपॉड था, घर की चाबियाँ थीं,
सिम कार्ड थे, मोबाइल की बैटरी थी, लेकिन मोबाइल नहीं था। थोड़ी देर के बाद लाश यारा के घर वालों को दिखाई जाती है और वो शिनाख्त कर लेते हैं। ये सारे सामान यारा के ही थे। यारा का कत्ल हो चुका था। उसके पूरे जिस्म पर अनगिनत चोट के निशान थे, स्टैबिंग के निशान थे, चाकू के। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन उसे बुरी तरह मारा गया और उस घाव की वजह से उसने दम तोड़ दिया। उसकी लाश के साथ डॉक्टरों को यारा की सांस की नली में एक लाइम मिट्टी के कुछ अंश भी मिलते हैं। लाइम मिट्टी आमतौर पर ये जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो पुलिस को यह अंदाज़ा हुआ कि शायद इसमें कोई ऐसा शख्स कातिल हो जो बिल्डिंग मटेरियल का काम करता हो, बिल्डर हो, मजदूर हो। फॉरेंसिक की टीम का यही मानना था। इसके बाद फॉरेंसिक की टीम को मोबाइल की बैटरी और उसके ग्लव्स और से कुछ डीएनए के 2 सैंपल मिलते हैं। पुलिस अब इन दोनों सैंपल को अपने पास लेती है और इस पूरे शहर में करीब 22,000 लोग, पहले तो वो अपने डेटाबेस में जाती है और देखते हैं जो क्रिमिनल के डेटाबेस उनसे मैच करती है, वो सैंपल किसी से मैच नहीं करता। इसके बाद पुलिस अब शहर के लोगों को अलग अलग उनके ब्लड सैंपल लेना शुरू कर देती है ताकि डीएनए मैच कराया जाए। 22,000 लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करती है पुलिस। उसकी लीड करती है रोगेरो, लेकिन किसी के साथ भी मैच नहीं करता। अब वक्त भी बीत रहा था। करीब 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद, 2 महीने जब ये लाश मिली फरवरी में, उसके बाद कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई सबूत नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। जितने भी लोगों के डीएनए थे वो मैच नहीं कर रहा है। इसी दौरान फॉरेंसिक की एक और रिपोर्ट आई। जो उन्होंने 2 पहले सैंपल लिए थे, एक मोबाइल की बैटरी से और एक ग्लव से, अब एक तीसरा उनको और सैंपल मिलता है डीएनए का, और वो मिलता है यारा की अंडरवेयर से। अब इस सैंपल से कुछ उम्मीद जगी कि शायद कुछ पता चले। अगर उसके साथ रेप नहीं हुआ, ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की गई, तो जिसने की होगी वो अपना कोई ना कोई निशान छोड़ गया होगा। तो अब इस सैंपल के बाद पुलिस को लगा कि मामला कुछ आगे बढ़ सकता है। इस सैंपल को लेने के बाद अब रोगेरो ने, जो टीम की लीडर थी, उन्होंने अलग अलग कई टीमें अब बना दी और टीमों को बनाकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई। सबसे पहले पूरी फैमिली, उन सब के डीएनए फिर से लिए गए, मतलब फिर से उसकी जांच की गई इस नए अंडरवेयर पे जो सैंपल मिला था। एक टीम को सिर्फ मोबाइल का डेटा कलेक्ट करने के लिए पूरे इलाके का लगा दिया गया। इसके अलावा उस दिन जो लोग मोबाइल का फ़ोन का इस्तेमाल करने नहीं कर रहे थे और पहले लगातार उनका एवरेज था क्या क्या करना, ऐसे लोगों का भी पता लगाने के लिए कर दिया गया। कितने मोबाइल स्विच ऑफ थे ये भी पता लगाने के लिए कहा गया ताकि उससे कोई सबूत मिले। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ रही थी। इस दौरान में लगातार यारा की लाश को मुर्दा घर में रखा गया था, लेकिन कब तक रखते केस सुलझ नहीं रहा था। आखिरकार मई 2011 में, मतलब नवंबर में डेथ हुई थी। 3 महीने बाद फरवरी में लाश मिली और 2 महीने तक मॉर्चरी में रही। मई 2011 में आखिरकार यारा का अंतिम संस्कार कर दिया गया और पूरे इटली ने इस 13 साल की बच्ची को एक तरह से रोकर विदाई दी थी, क्योंकि तब तक पूरे इटली में यह खबर हर दिन फॉलो अप छप रहा था और पुलिस के ऊपर इधर अब लगातार प्रेशर था कि यारा के कातिलों को कहीं से भी ढूंढना है। कातिल मिल नहीं रहा था। लगभग पूरे शहर के लोगों के सारे डीएनए हो गए, सब कुछ ले लिया, कामयाबी नहीं मिली। एक रोज़ आईओ रोगेरा, अब उन्हें लगा कि क्या करें, कोई सैंपल मैच नहीं कर रहा है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसी शहर में एक क्लब भी था, छोटा सा। अब उस क्लब में तमाम लोग आते थे। रोगेरा ने तय किया कि इस क्लब में जितने लोग आते हैं अब इन सब का भी ब्लड सैंपल लिया जाए, क्यों हो सकता है इनमें से कुछ बाहर से भी आते हैं, कुछ ऐसे हों जो बच गए हों, और उससे मिलान कराया जाए यारा के उस अंडरवेयर पे मिले सैंपल का। क्लब के लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाते हैं। पहली बार पुलिस को एक कामयाबी मिलती है। मोहम्मद फिक्री पहला था जिसे पुलिस ने पकड़ा, उस मोबाइल की वजह से कि मैंने इस बच्ची को नहीं मारा, लेकिन वो नाकाम रहा। अब दूसरी बार
क्लब के डीएनए सैंपल लेने के बाद एक शख्स का डीएनए लगभग 95% से ज़्यादा मैच कर जाता है यारा के उस अंडरवेयर पे मिले सैंपल से। इस शख्स का नाम था डेमियानो। डेमियानो वहीं थोड़ी दूरी पर रहता था और उसके बारे में यह था कि बीच में वो बाहर था लेकिन फिर यहाँ आया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही थी जिससे रोगेरो को लगा कि अब डेमियानो मिल गया और ये 95% मैच है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इस कत्ल से जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद पुलिस डेमियानो को उठाती है, पूछताछ करती है, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि जब पुलिस पूछताछ करती है तो पता चलता है कि 26 नवंबर 2010 जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, यारा गायब हुई, उस दिन डेमियानो इस शहर में था ही नहीं। इस शहर में क्या, इटली में ही नहीं था, वो किसी और देश में था और उस देश के सारे दस्तावेज, वीज़ा, इमिग्रेशन के स्टैंप, सारी चीज़ें गवाही दे रहे थे कि डेमियानो का इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। मजबूरन पुलिस को पूछताछ के बाद डेमियानो को छोड़ना पड़ा, लेकिन अब यहाँ से पुलिस को एक क्लू मिला। पहली बार ऐसा था कि 95% डीएनए मैच कर रहा था, तो इसका मतलब है डेमियानो ना सही, उसका कोई क्लोज रिश्तेदार, क्योंकि डीएनए फैमिली के बड़े मिलते जुलते हुए, तो अगर डेमियानो का ना मिला तो इसकी फैमिली का ज़रूर किसी ना किसी से मिल सकता है। पुलिस को एक उम्मीद बंधी। इसके बाद पुलिस ने अब डेमियानो के फैमिली के बारे में पता करना शुरू किया। डेमियानो की मां तक पुलिस पहुंची। पता चला कि डेमियानो की जो मां है, यहां पे एक नई कहानी सामने आई। वो करीब 10 साल तक यारा के घर पे घरेलू नौकर के तौर पर काम कर चुकी थी, फिर उसने नौकरी छोड़ दी और अब पुलिस को लगा कि ये पहला लिंक है जहां एक 95% मैच कर रहा है, दूसरा अब उसकी मां का लिंक निकल आया कि वो यारा के घर पे काम कर चुकी है। पुलिस ने इन दोनों के फ़ोन को गुपचुप तरीके से टैप करना शुरू कर दिया। कई कई हफ्ते इन्होंने फ़ोन सुने, लेकिन दोनों के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई जो पुलिस के कान खड़े करती, नॉर्मल बात। और उसके बाद उनकी बातचीत से ये भी लगा कि शायद इनका कोई लेना देना नहीं है, ना उसकी माँ का, डेमियानो तो था ही नहीं। अब पुलिस ने कहा कि और कौन हो सकता है, क्योंकि अभी तक वो फैमिली के इर्द गिर्द हैं, क्योंकि डीएनए सैंपल 95% मैच कर चुका और कोई ना कोई रिश्तेदार हो सकता है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी की थी। इस चक्कर में रोगेरो ने तय किया कि वो डेमियानो, उसकी माँ के उसके पति, उसके पिता, उसके पुराने पूर्वज, इन सब के कुंडली खंगालेगी, पूरी फैमिली ट्री निकालेगी। और इस चक्कर में ढूंढते ढूंढते 2010 से वो पुराने 1716 तक पहुंच गई। वो पुलिस लेडी रोगेरो 1716 तक की पूरे खानदान की कुंडली खंगाल दी, डेमियानो और उसकी माँ और उसके पूरे खानदान की। जब कुंडली निकाली तो पता चला कि डेमियानो के जो पूर्वज थे वो गोर्नो नाम के एक गांव से निकले थे और सदियों से इसी गांव में रह रहे थे। फिर यह भी पता चला कि डेमियानो के पिता, उसकी मौत हो गई थी, उनका भी कोई लिंक नहीं निकला, पहले मौत हो चुकी तो चूंकि कातिल हो नहीं सकता। फिर पता चला कि डेमियानो के फादर का एक भाई था जिसका नाम था ग्यूसेपे। बट अब लगा कि हो सकता है डेमियानो के फादर के भाई यानी चाचा का इसमें कोई हाथ हो, लेकिन अगले ही पल पुलिस की फिर सारा जोश ठंडा हो जाता। पता चलता है कि नहीं, 1999 में ही ग्यूसेपे की भी मौत हो गई थी। अब पुलिस फिर खाली हाथ, कोई और रिश्तेदार मिल नहीं रहा। इसी दौरान में अब पुलिस ने ग्यूसेपे के बारे में और पता करना शुरू किया। अब माँ से वो उसकी देवर यानी कि डेमियानो के चाचा तक आ गई, ग्यूसेपे जिसकी 1999 में डेथ हो गई। अब पुलिस ग्यूसेपे के घर तक पहुंचती है। ग्यूसेपे की पत्नी से उसकी मुलाकात होती है। अब पुलिस पत्नी से बातचीत करती है। अब कहीं से कोई सुराग ढूंढना था। बड़ी मुश्किल से रोगेरो की टीम उनकी पत्नी को झांसा देकर ग्यूसेपे की ड्राइविंग लाइसेंस और एक पोस्ट कार्ड उस घर से हासिल करती है। खास बात यह थी कि इस ड्राइविंग लाइसेंस और पोस्ट कार्ड जो ग्यूसेपे का था उसमें स्टिकर लगा हुआ था और वो दोनों स्टिकर एक तरह का स्टैम्प था। स्टैम्प देखकर लगा कि पुलिस को कि ये शायद उस वक्त गोंद और बाकी चीज़ें चिपकाया नहीं गया होगा। आमतौर पे आप लोग याद है, हम लोग बचपन में जब डाक टिकट लेते थे तो जुबान पे रख के उसको थूक से और फिर चिपका देते थे एनवेलप को। रोगेरो के दिमाग में ये बात आई। उसने पूछा कि ये डीएल और ये, तो उसने बताया उनकी पत्नी ने ग्यूसेपे की कि ये वही उन्होंने स्टैम्प लगाया था। बड़े संभाल कर उन दोनों चीज़ों को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा जाता है
और कहा जाता है कि इस स्टैम्प को आप निकालो और इस स्टैम्प से आप डीएनए टेस्ट का सैंपल निकालो, क्योंकि बहुत मुमकिन है उसने अपने थूक से इस स्टैम्प को चिपकाया हो। फॉरेंसिक की टीम लग जाती है और उस ड्राइविंग लाइसेंस और उस पोस्ट कार्ड के पीछे जो स्टैम्प था उसमें आखिरकार ग्यूसेपे का थूक के अंश मिल जाते हैं, जो फॉरेंसिक टीम निकाल लेती है। अब इसको निकालने के बाद जांच के लिए भेजा जाता है। इन दोनों ही चीज़ों पर ग्यूसेपे के थूक के सैंपल थे और जब इस सैंपल की जांच कराई गई तो एक बार फिर पुलिस खुश हो गई, रुगैरो खुश हो गई, क्योंकि ये सैंपल उस सैंपल से मेल खा रहा था जो यारा के अंडरवेयर पे मिला था। अब पुलिस को यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं जो कत्ल करने वाला शख्स है वो ग्यूसेपे का ही बेटा है, क्योंकि पत्नी थी नहीं, पत्नी का ऑलरेडी जितने लोग थे सबका डीएनए वो करवा चुके थे, तो ग्यूसेपे का बेटा है। अब यहाँ से फिर रुगैरो आगे बढ़ती है। पता चलता है कि ग्यूसेपे की एक पत्नी और 3 बच्चे, 2 बेटा और 1 बेटी। पुलिस दोनों बेटों के सैंपल लेती है, बेटी के भी सैंपल लेती है, लेकिन इन तीनों का सैंपल उस यारा के अंडरवेयर से मिले सैंपल से मैच नहीं करता, मेल ही नहीं खाता। अब ग्यूसेपे के बेटों की कोई औलाद नहीं थी कि उनका मिल जाए, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी, तो ग्यूसेपे के दोनों बेटों और बेटी का भी अब सैंपल नहीं मिलता। तो पहले डैमियानो पुलिस पहुंची, सैंपल मिला लेकिन वो इटली में नहीं था। डैमियानो की माँ के पास पहुंची, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो जो घर पे काम कर चुकी थी। डैमियानो के पिता की ऑलरेडी मौत हो चुकी थी। चाचा 1999 में डेथ हो गई थी, लेकिन उसका सैंपल मिल गया उसके थूक से। अब ग्यूसेपे के जो 2 बेटे थे और बेटी, उनके सैंपल लिए, लेकिन वो दोनों मैच नहीं किया। अब कहानी आकर फिर वहीं खड़ी हो गई। लेकिन रुगैरो को लग रहा है कि अगर 95% डैमियानो का सैंपल मिला था और ग्यूसेपे के भी थूक से वो सैंपल मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि इसी फैमिली ट्री में कोई कातिल है। लेकिन अब कौन, क्योंकि अब सारे रिश्ते बंद हो गए। ग्यूसेपे की पत्नी, ग्यूसेपे के बच्चे, कोई नहीं है, और बच्चे के बच्चे तो है नहीं अब, लेकिन डीएनए कह रहा है कि कातिल कोई है और इसी फैमिली का है। अब रुगैरो ने फिर से शुरुआत की। उसने कहा कि अब ग्यूसेपे के बारे में जानकारी हासिल करो, इसकी कुंडली खंगालो कि ये कहाँ क्या कैसे करता था। मुश्किल काम था, लेकिन रुगैरो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि इसकी पूरी ज़िंदगी की कहानी निकालो। अब पुलिस की टीम लग गई ग्यूसेपे के ऊपर। तो पता लगा कि ग्यूसेपे रहता तो यहीं था अपनी पत्नी के साथ, लेकिन हर साल मई में 2 हफ्ते के लिए, एवरी ईयर, वो एक स्पा रिजॉर्ट जाया करता था और वहीं पे वो रहता था 2 हफ्ते तक। अब पुलिस को, अच्छा ये पेशे से ड्राइवर था ग्यूसेपे, तो पुलिस को जब ये एक, बाकी का तो सब ठीक है, 11.5 महीना लगभग, लेकिन ये 2 हफ्ते के लिए वहाँ जाता और 2 हफ्ते वहाँ रहता, तो पुलिस ने कहा कि इन 2 हफ्तों के अंदर कुछ रहस्य हो सकता है। अब पुलिस ने पता किया कि वहाँ जाके क्या करता है, किससे रहता है, किन किन से मिलता है, ख़ासतौर पर कितनी महिलाओं के साथ इसके रिश्ते हैं। अब पुलिस की टीम इसके पीछे लगा दी जाती है कि इसकी उस स्पा रिजॉर्ट में जाकर इसके दोस्तों, इसकी फीमेल फ्रेंड्स के बारे में खंगालो। अच्छा, इस दौरान अब पुलिस को यह भी था कि है तो कातिल फैमिली ट्री से, लेकिन सिर्फ थूक के इस बिना पर कल को कोर्ट में किसी को पकड़ के पेश करते हैं तो अदालत भी शायद कहे कि इसके बिना पे नहीं होगा, तो पूरा पुख्ता चाहिए था डीएनए सबूत। फिर पुलिस, रुगैरो की टीम अदालत जाती है, अदालत से परमिशन लेती है और ग्यूसेपे की कब्र की खुदाई करती है और उसकी लाश से फिर वो डीएनए के सैंपल लेती है। तो थूक के अलावा ऑथेंटिक और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट देखिए कि वो बाकायदा उसकी कब्र खुदवा कर, जिसकी 1999 में डेथ हो गई थी करीब 2011-12 में, और उसकी कब्र खोदकर फिर वहाँ से सैंपल निकाले ताकि अदालत में वो पेश कर सके कि हाँ देखो यही है। इसके बाद अब पता चला कि ग्यूसेपे पेशे से ड्राइवर था और एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी जिसमें वो बहुत सारी औरतों को छोड़ा करता था काम के लिए। पुलिस ने ग्यूसेपे के साथ काम करने वाले तमाम अब ड्राइवरों को कुरेदना शुरू किया, उनसे पूछताछ की ताकि कुछ सुराग मिले। इसी दौरान में पुलिस को पता चला कि एक महिला है जिसका करीब
जिसके साथ इसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, और उसकी 19 साल की उस उम्र में ही उस महिला की शादी हो गई, लेकिन वो पति के साथ खुश नहीं थी, वो भी फैक्ट्री में काम करती थी, और उस महिला का नाम था ईस्टर अर्जुफ्फी। कहा गया कि सबसे ज़्यादा जब जो महिलाओं को वो टेक्सटाइल फैक्ट्री में छोड़ा करता था ग्यूसेपे, तो इस महिला से सबसे ज़्यादा बात किया करता था, और शायद वही उसकी करीबी दोस्त थी, जितने ट्रक ड्राइवर और बाकी विटनेस ने बताया। अब यहाँ ग्यूसेपे के बाद एक नया कैरेक्टर आ गया, ईस्टर का, वो महिला जिससे के साथ उसकी दोस्ती थी। अब पुलिस ने ईस्टर को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि ईस्टर ने तो वो इलाका कब का छोड़ दिया और वो चली गई है, और फिर पता चला कि वो किसी दूसरे शहर में है और वहाँ रहती है। अब पुलिस उस शहर तक पहुँचती है, उस फैक्ट्री, मजदूर, ओनर सबसे लेकर पता करने के बाद तो पुलिस को ईस्टर मिलती है। पता चला कि ईस्टर ने 1970 में 1970 में एक जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था। वो जुड़वां बच्चे दोनों बड़े हो गए थे, इसमें एक बेटी थी और एक बेटा था 1970 में, और करीब 2013-14 की बात है जब ये पुलिस की अभी केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसका मतलब है कि बेटा करीब 43-44 साल का हो गया था, और बेटी भी, क्योंकि दोनों जुड़वा थे। बेटे का नाम था मैसिमो बॉसेटो और उसकी उम्र करीब 42 साल हो गई थी। अब पुलिस जब पता करती है कि इस तरह के दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो अब उस बच्चे का बाप कौन है, तो पता चला कि पहले पति के साथ उसकी अनबन होती थी और वो उससे अलग रहती थी, और उसके अलगाव के बाद ही ये बच्चे पैदा हुए। अब पुलिस ने फिर कहा कि इसका मतलब है कि कुछ हो, शायद यहाँ से अपने मुखबिर और बाकी लोगों से पूछताछ शुरू हुई। फिर ईस्टर से पुलिस ने पूछताछ की, उसने कहा हाँ, ये दोनों बच्चे ग्यूसेपे के हैं, हम दोनों में प्यार था, शादी की नहीं, लेकिन फिर प्रेग्नेंट हो गई और जुड़वा बच्चों को मैंने 1970 में जन्म दिया। अब पुलिस पूछती है कि तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? बेटी तो वहीं थी। उसने कहा कि जो बेटा है वो बाहर रहता है, और मैपेलो में, उसी मैपेलो में जहाँ यारा रहती थी, जहाँ से यारा गायब हुई थी। अब पुलिस रुगेरो को पहली बार लगा कि वो सही ट्रैक पर है। अब तक फैमिली ट्री में एक मिसिंग थी, क्योंकि ग्यूसेपे को जो परिवार था, जो बीवी थी, जो बच्चे थे, उन सब से मैच कराया लेकिन मिला नहीं। ये जो दूसरे बच्चे थे, ये खुद ग्यूसेपे के अपने घर वालों को नहीं मालूम थे, ना उसकी अपनी पत्नी को, ना उसके अपने बच्चों को, और ये दुनिया से एक राज था, और ये राज एक कत्ल के तफ्तीश ने खोल दिया। अब पुलिस वापस मैपेलो पहुंचती है। अब उसे तलाश थी ग्यूसेपे की और ईस्टर के इन जुड़वा बच्चों में से उस बेटे की, जिसका नाम था मैसिमो बसेटो। अब पुलिस वापस आती है, लेकिन रुगेरो और उनके टीम के 1-2 लोगों के अलावा ये किसी को पता नहीं चलने देती कि वो शायद असली कातिल तक पहुंच गए, और इस बात को गुप्त रखते हैं। अब वहां आने के बाद पुलिस ढूंढती है बसेटो को। बसेटो उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन पुलिस चाहती नहीं थी कि, एक तो बहुत डिले हो गया, बहुत सारे लोगों के डीएनए सैंपल टेस्ट हुए, बड़े पुलिस पे हाँ लोग हंस भी रहे थे कि कैसे पकड़ें, क्या करें। रुगेरो को दिमाग में एक आइडिया आया। 15 जून 2014, 15 जून 2014, 10 का मामला था, लगभग 4 साल हो गए। रुगेरो ने एक प्लान बनाया मैपेलो शहर में ड्रंकन ड्राइव को लेके एक कैंपेन के तौर पे, कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस का एक कैंपेन चल रहा है। तो जगह जगह जैसे अपने हर शहर में होता, नाका लगा दिया, बैरिकेड्स लगा दिया, और फिर ब्रेथलाइजिंग मशीन से आपका टेस्ट होता है, ड्रिंकिंग टेस्ट, कि आपने पी है कि नहीं पी है। पता कर लिया था कि ये जो बसेटे हो, ये कितने बजे और कब कहाँ से कैसे निकलता है। उस जगह पे भी बैरिकेड लगाएगी, पुलिस की टीम खड़ी रही। ये जैसे ही पहुंचा, पुलिस ने बताया कि हमारा कैंपेन है, तो आप इस मशीन में फूंकिए। 2 बार लिया ताकि कोई सैंपल छूट ना जाए, ये कहकर कि मशीन ख़राब है, एक बार और फूंकिए। और उसके बाद पुलिस की टीम उस सैंपल को लेकर, ब्रेथलाइजिंग मशीन से जो उसने डीएनए के सैंपल लिए, वो लेकर उसी रात भागती है और फॉरेंसिक अपने एक्सपर्ट्स को देती है। इस बार उस यारा के अंडरवेयर से मिले उस सैंपल और इस शख्स के सैंपल, दोनों का मिलान किया जाता है। डीएनए 100% मैच कर जाता है।
100% मैच करने के बाद रुगैरो अपने सीनियर अफसरों को बताती हैं। इटली के होम मिनिस्टर तक खबर जाती है, और पुलिस नहीं, पहले इटली के होम मिनिस्टर वहाँ नेशनल टीवी पे आते हैं और टीवी पर ऐलान करते हैं कि 4 साल पुरानी 13 साल की बच्ची यारा गैम्बिरासियो के कत्ल की पहेली को सुलझा लिया गया है और मैसिमो बॉसेटी ये उसका कातिल है, जिसकी उम्र है 44 साल। अब ये केस सुलझ गया। अब पुलिस ने पूछा बासोटी से कि तुमने क्यों मारा। उसने अपनी कहानी बताई। बोला कि मैंने 1-2 बार देखा था यारा को यहाँ जाते हुए, मेरे मन में बुरा पाप आया मन में, और फिर उस रात भी 26 नवंबर 2010 को मैंने उसे अकेले देखा, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करना चाहता था। मैंने उसको उठाकर ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया, लेकिन उसने विरोध किया और वो शोर मचाने लगी तो मैं डर गया। फिर मैंने उसको मारना शुरू किया, फिर मैंने उसको चाकू मारा और बहुत मारा। फिर कार के अंदर ही मुझे लगा कि वो मर चुकी है। फिर मैं वहाँ से 10 मील दूर गया और वहाँ जाकर जंगल में मैंने उसकी झाड़ी के बीच में फेंक दिया, मुर्दा समझकर। हालांकि तब तक वो जिंदा थी। और फिर मैं वहाँ से भाग आया। लेकिन मैं जब उसको मार रहा था और मारने से लेके जंगल तक जाने के दौरान मैंने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी बाहर निकाल दी और फिर वापस आया। अगले दिन सुबह मैंने डाला, और यही वजह है कि उस रात जो 15,000 फ़ोन एक्टिव थे, उनमें से 15,001वां फ़ोन यानी इस शख्स का फ़ोन एक्टिव नहीं था, क्योंकि इसने फ़ोन को बंद कर रखा था और इसीलिए लोकेशन पुलिस नहीं पता कर पाई। तो इस वजह से उसने कहा कि न वो पकड़ा गया और उसे लगा था कि वो मर गई और इसलिए वो फेंक कर आया, जबकि वो जिंदा थी। इटली के इतिहास में ये अब तक का सबसे एक चर्चित, सबसे खर्चीला और एक ऐसा केस जिसमें 1700 तक में पुलिस को जाना पड़ा, और एक पुलिस अफसर जिसने आखिरी तक हार नहीं मानी, रुगैरो। ये उनकी जहनियत, उनकी काबिलियत, बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन का एक नायाब नमूना और केस है। मुझे लगता है जिसको हर पुलिस डिपार्टमेंट में ऐसे इन केसों के बारे में स्टडी होनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप कब कहाँ कौन से सुराग को आप मिस कर रहे हैं। और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में छोटी से छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं कई मोड़ पर आकर। तो ये उसका बेस्ट एग्जाम्पल था। इस केस को सुलझाने के बाद रुगैरो की इटली में बहुत तारीफ हुई। बहुत सारे लोगों ने तो हाथ ही खड़े कर लिए थे कि शायद अब नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपने बलबूते पे इस केस को साबित किया, सुलझाकर, और दिखाया कि अगर सही तरीके से जांच की जाए तो कैसे केस सुलझ सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन और उससे जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, और ये अपने आप में वाकई एक नायाब इन्वेस्टिगेशन की कहानी थी। तब कहानी ख़त्म करूं उससे पहले राहुल कुमार रॉय या रे, आज इनका जन्मदिन है और घनश्याम रे साहब ने भेजा है, तो हैप्पी बर्थडे राहुल। इसके अलावा निवेदिता का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निवेदिता। और गणेश प्रसाद जी ने भेजा है। इसके अलावा दीपक मोरखाड़े जी जो महाराष्ट्र से हैं, इनकी पत्नी का आज जन्मदिन है। इन्होंने पत्नी का नाम ही नहीं लिखा, भूल गए शायद जल्दबाजी में। इसके अलावा भवनजीत धालीवाल जी हैं लंदन से, इनकी बिटिया का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे भवनजीत धालीवाल जी, आपकी बेटी को। आप भी जल्दबाजी में शायद बेटी का नाम ही लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, बधाई। इसके अलावा विकास कुमार साहनी हैं और सुपौल बिहार से, छठ पूजा की इन्होंने कहा आपने बधाई नहीं दी, मैंने बिल्कुल दी थी एक दिन विकास साहब, तो हैप्पी छठ पूजा, सभी को बधाई। आशीष कुमार हैं और इनका एक बेटा है वासु 11 साल का, इन्होंने लिखा वो मेरी नकल करता है। चलिए कभी वीडियो भेजिएगा, देखूं मैं भी कितनी सही मिमिक्री करता है। और ये जयपाल भुल्लर एनकाउंटर जो हुआ था कोलकाता में, उसकी कहानी सुनना चाहते हैं तो आशीष जी मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा सत्यवीर चिंपा हैं और ये संत रामपाल की कहानी सुनना चाहते हैं। चुनिया नेपाली हैं, नेपाल की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ चुनिया साहब। शिवम द्विवेदी हैं, ये हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की तहजीब बचपन में पढ़ी थी,
उसकी कहानी सुनना चाहते हैं आप इतिहासकार भी लगता बन जाऊंगा। इसके अलावा शिल्पी हैं मेलबर्न से, और ये अमित मर्डर केस 95 में वाराणसी में हुआ था, वो सुनना चाहती हैं, तो मैं जल्दी सुनाता हूँ शिल्पी जी। इसके अलावा अपर्णा घोष जी हैं, इन्होंने बहुत खूबसूरत मेल लिखा है और सैन फ्रांसिस्को में रहती हैं, अमेरिका में। सुरवदीप रुद्रा जी, इनके जो हस्बैंड हैं, उनके ज़रिए इन्होंने पहली बार कहानी के बारे में पता चला और ये अब लगातार सुनती हैं। और कल के बारे में मैं माफ़ी चाहता हूँ अपर्णा जी, मुझे कल वैसे बोलना चाहिए था कहानी सुनाने से पहले। अपर्णा जी ने लिखा है कि कल जब वो कहानी सुन रही थी तो उस वक्त ये एग और सॉसेस खा रही थी, और कहानी सुनकर फिर इनसे खाया नहीं गया, क्योंकि वो जापान के आदमखोर की कहानी थी। तो उसके लिए हाँ, मुझे पहले से आगाह करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई खाना खा रहा और ऐसी चीज़ें सुने, बिल्कुल भी नहीं। इनका कहना है कि इनके 2 बच्चे हैं, अंग्रेज़ी ठीक से नहीं समझते हैं, लेकिन मुझे क्राइम अंकल करके बुलाते हैं, अच्छा नाम है, तो उनको मेरा हाय बोलिएगा आप अपर्णा जी, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा अशफाक शेख हैं, पुनिल कांता हैं, और इनका कहना है कि आप जो भी कहानी में बोला करें नंबर इंग्लिश में बोला करें, हिंदी में नहीं। आपने सही कहा, कई और लोगों ने कहा था। मणिपुर से हैं पुनिल जी, तो मैं ज़रूर अपने नंबर सारे इंग्लिश में ही कहा करूँगा। किरण सिंह परमार हैं, और कहते हैं आपकी सारी कहानी सुन ली, हाथ बीच में टूट गया तो लगातार और भी सुनी, आप जल्दी अच्छे हो जाएं, आपका हाथ भी ठीक हो जाए किरण साहब, यही दुआ है। डॉक्टर नवनीत किशोर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और ये सतनाम सिंह चीमा और पीलीभीत जंगल में जो 29 लोगों की मौत हुई थी 1991, ये दोनों कहानी सुनना चाहते हैं। मैं डॉक्टर नवनीत किशोर जी, वादा है आपसे जल्दी सुनाऊंगा। इसके अलावा कुलदीप सिंह हैं, प्रेरणा राव हैं, इन्होंने थैंक यू कहा है कहानी के लिए, थैंक यू वेरी मच प्रेरणा जी आपके सुनने के लिए। राज मोराबिया हैं, और ये कच्छ से हैं। कल की जापान की कहानी के बुक का नाम जो उसने लिखा था एशियन ने, उसका नाम मैं आपको पता करके बता दूंगा, भूल गया इस वक्त। इसके अलावा बिलाल अरीब हैं, और ये इनका कहना था कि पार्लियामेंट अटैक में जो स्पेशल ऑप्स में दिखाया था छठे टेररिस्ट का एंगल, वो कितना सही है। तो मेरी जहाँ तक जानकारी है और जो मैंने कवर किया, जो रिपोर्टिंग की, उसमें 5 ही थे, 5 के 5 पार्लियामेंट के अंदर मारे गए। जो बाकी उनके हैंडलर थे, मास्टरमाइंड थे, वो पाकिस्तान में हैं, बैठे हुए हैं। यहाँ पे छठा कोई आया था कि नहीं, इसके बारे में कभी कोई क्लियर नहीं हुआ। तो आज इतना ही। उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। क्राइम तक वेबसाइट भी आप लोग ज़रूर पढ़ें, crimetक.in पे जाएं, उसको पढ़ें, पसंद आए बताइए, जहाँ पे गलत लगे वो भी बताइए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। कल रात 9 बजे मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, तब तक थैंक यू वेरी मच।